नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची के एक अपार्टमेंट से गार्ड का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। राज्य की राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में स्थित एक अपार्टमेंट के गार्ड का शव बाथरूम से बरामद किया गया है। गार्ड के मोबाइल पर सुसाइड मैसेज मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित सुप्रभात अपार्टमेंट के बाथरूम से एक सिक्योरिटी गार्ड का शव बरामद किया गया है। बरामद शव अपार्टमेंट के ही एक गार्ड प्रकाश लोहरा का है, जो गार्ड के रूप में अपार्टमेंट में काफी दिनों से काम कर रहा था। बुधवार की सुबह जब प्रकाश अपार्टमेंट में कहीं नहीं दिखा, तब उसकी खोज शुरू हुई, जहां रेस्ट हाउस स्थित बाथरूम से प्रकाश का शव मिला। अपार्टमेंट के लोगों द्वारा मामले की जानकारी डोरंडा पुलिस को दी गई। जानकारी हासिल होने पर पुलिस की एक टीम अपार्टमेंट पहुंची तो उन्होंने पाया कि गार्ड प्रकाश का शव बाथरूम में है और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। जांच के क्रम में प्रकाश के मोबाइल में एक सुसाइड मैसेज भी लिखा हुआ है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले को संदेहास्पद मानकर ही जांच कर रही है। डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने बताया कि मौके पर एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाकर जांच करवाई गई है। मोबाइल पर जो मैसेज मिला है वो प्रकाश के द्वारा लिखा गया है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। मोबाइल को एफएसएल के द्वारा जांच के लिए जब्त किया गया है। धनबाद में ट्रक और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर, कोलकाता की 2 युवक समेत 3 घायल। धनबाद के गोविंदपुर बलियापुर मुख्य मार्ग पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां जंगलपुर के समीप कोलकाता से खाद्य सामग्री लेकर आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में वैन में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान सदमन अंसारी, एसके मेहर अली और रकीबुल के रूप में हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी निसार अहमद के अनुसार ट्रक गलत दिशा से आ रहा था। इस दौरान पिकअप वैन के चालक ने नियंत्रण खो दिया और दोनों वाहनों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि पिकअप वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और वैन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक मेहर अली और रकीबुल कोलकाता से पिकअप वैन में केक, बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री लेकर निरसा पहुंचे थे। निरसा में स्थानीय युवक सदमन अंसारी गाड़ी में सवार हुआ और ये तीनों मिलकर माल की डिलीवरी देने गोविंदपुर के बैरियो मोड़ जा रहे थे। तभी जंगलपुर के पास गलत दिशा से आ रहे ट्रक के कारण हादसा हो गया। धनबाद में आय से अधिक संपत्ति केस में मोटोजेन द एचएन मोटर्स में दूसरे दिन भी एसीबी की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के काशीटांड स्थित मोटोजेन शोरूम और पंडुकी स्थित एचएन मोटर्स में बुधवार को भी एसीबी की टीम दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। इस कार्रवाई में रांची और धनबाद एसीबी की संयुक्त टीम शामिल है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान शोरूम से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों, लेन देन से संबंधित कागजात और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। साथ ही शोरूम में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को भी एसीबी ने स्निग्धा सिंह के नियंत्रण वाले टाटा मोटर्स और महिंद्रा से जुड़े कुल 6 शोरूम पर एक साथ छापेमारी की थी, जो बुधवार को भी जारी रही। इन शोरूम की निदेशक आईएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह बताई जा रही हैं, जो आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं और फिलहाल फरार बताई जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद एसीबी की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आने की संभावना है। 6 से 10 जनवरी तक राज्य भर में प्रखंड स्वास्थ्य मेला, 264 प्रखंडों में मुफ्त जांच और इलाज। राज्य में 6 से 10 जनवरी 2026 तक प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। ये मेला राज्य के 264 प्रखंडों में सीएचसी और पीएचसी स्तर पर लगाया जाएगा। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। अभियान निदेशक ने बताया कि मेले के दौरान टीबी, मलेरिया, परिवार नियोजन सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगों की मुफ्त जांच और दवा का वितरण किया जाएगा। मेले में आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनाए जाएंगे और पात्र लाभुकों को वितरित किए जाएंगे। आयुष पद्धति से जुड़ी जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले में बीपी और शुगर की जांच, आंखों की जांच और जरूरतमंदों को चश्मा वितरण की व्यवस्था रहेगी। सभी कैंप में सिकल सेल स्क्रीनिंग और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्रों की उचित ब्रांडिंग करने और विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री को प्रदर्शित करने का निर्देश भी दिया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के सभागार से आयोजित की गई। इस दौरान राज्य टीबी पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश ने जिलों के साथ टीबी कार्यक्रम की समीक्षा की। वहीं नोडल आईईसी ऑफिसर डॉक्टर लाल मांझी ने प्रखंड स्वास्थ्य मेला की पूरी रूपरेखा की जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के सिविल सर्जन, एसीएमओ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डीपीसी, ब्लॉक स्तर के मेडिकल ऑफिसर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। राज्य स्तर से आईईसी और डेटा सेल के परामर्शी भी बैठक में मौजूद रहे। हजारीबाग सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार, हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। झारखंड का हाई सिक्योरिटी माना जाने वाला लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 कैदी सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए फरार हो गए हैं। ये तीनों कैदी धनबाद के हैं, जिसकी पुष्टि जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने की है। हालांकि ये कौन कैदी है या किस मामले में सजा काट रहे थे या फिर विचाराधीन थे, इसकी जानकारी जेल प्रशासन ने नहीं दी है। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सकते मिला दिया है। ये जेल हाई सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, जहां खूंखार कैदी और नक्सलियों को रखा जाता है। इसके साथ ही कई विचाराधीन हाई प्रोफाइल कैदी भी जेल में बंद हैं। ऐसे में 3 कैदी के लापता होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठना शुरू हो चुका है। हजारीबाग जेल की सुरक्षा व्यवस्था को हाल के दिनों में और भी अधिक दुरुस्त किया गया था। सुरक्षा के नज़र जेल आईजी ने पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए 12 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी, लेकिन इस घटना ने फिर एक बार हजारीबाग जेल प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तीनों फरार कैदी 4 नंबर गुमटी से एक रस्सी के सहारे फरार हुए हैं। जेल के पीछे साइड से एक रस्सी भी देखा गया, जो टेंट हाउस में उपयोग किए जाने वाला कपड़े के टुकड़े से बनाया गया है। घटनास्थल को देखकर ये बताया जा सकता है कि रस्सी पहले अंदर से बाहर फेंका गया है। वो रस्सी किसी सामान से हाई सिक्योरिटी जेल के चारों तरफ बिजली के तार से फंसा है, जहां से ये तीनों कैदी फरार हुए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार ये घटना रात के करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच की है। शौचालय जाने के बहाने तीनों कैदी बाहर निकले और शौचालय की खिड़की से फरार हुए हैं। जेल के बाहरी हिस्से में भी तार का फेंसिंग है, जो टूटा हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है फेंसिंग पहले से ही टूटा हुआ था। जेल की सुरक्षा के मद्देनजर इसके 4 दीवारी पर बिजली का तार भी लगाया गया है, जहां 24 घंटे बिजली प्रवाहित होती है। इसके बावजूद बिजली तार की सुरक्षा घेरे को तोड़कर कैदी फरार हो गए हैं। घटना के बाद जेल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जितने भी कैदी हैं उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जिले के वरीय पदाधिकारी, जिसमें एसडीओ, एसडीपीओ समेत वरीय अधिकारी जेल के अंदर ही जांच कर रहे हैं। मामले में जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने फोन पर ईटीवी को जानकारी दी है कि जेल से 3 कैदी फरार हुए हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी जा सकती है कि घटना कैसे घटी है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। झारखंड पुलिस सेवा के 6 अधिकारी आईपीएस रैंक में पदोन्नत, सीएम ने पहनाया बैज। झारखंड राज्य पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। ये मुलाकात इसलिए विशेष थी क्योंकि इन सभी अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस रैंक में पदोन्नति प्रदान की गई है। पदोन्नत हुए अधिकारियों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने खुद इन अधिकारियों को आईपीएस की विशेष बैज पहनाकर सम्मानित किया। गिरिडीह में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति केस में टाटा मोटर्स शोरूम सील। आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरिडीह के बोड़ो स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम मोटोजेन को सील कर दिया है। इससे पहले मंगलवार की देर शाम गिरिडीह के अलावा धनबाद, कोडरमा, रांची, देवघर समेत अन्य जिलों में स्थित टाटा शोरूम में छापेमारी की गई थी। इन शोरूम की मालिक और डायरेक्टर आईएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह हैं। छापेमारी के दौरान एसीबी के अधिकारियों ने शोरूम में वित्तीय लेन देन, आयकर रिटर्न आदि से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इसी क्रम में आज एसीबी की टीम टाटा मोटर्स के शोरूम पहुंची और उसे सील कर दिया। गिरिडीह में अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद सनसनी फैल गई है। फिलहाल शोरूम के बाहर सुरक्षा को लेकर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। बता दें कि एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस में आईएएस विनय चौबे, पत्नी स्वप्ना संचिता, नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह, पत्नी स्निग्धा सिंह, विनय चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी, साली प्रियंका त्रिवेदी सहित अन्य को आरोपी बनाया है।
इस केस में स्निग्धा सिंह अभी फरार चल रही हैं, जिसकी तलाश में एसीबी ने कुछ दिनों पहले बिहार व दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। एसीबी को ये सूचना मिली है कि पद का दुरुपयोग कर आईएएस विनय कुमार चौबे ने करोड़ों रुपए की काली कमाई की। उन्होंने इस काले धन को अपने खास सहयोगी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के माध्यम से निवेश किया। स्निग्धा सिंह के नियंत्रण वाली टाटा मोटर्स के शोरूम में विनय चौबे के करोड़ों रुपए के काले धन का निवेश किए जाने की जानकारी एसीबी की टीम को मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। नए साल के जश्न से पहले अलर्ट मोड पर फायर ब्रिगेड, बार क्लब की बढ़ी निगरानी। पूरे झारखंड में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। रांची में भी रेस्टोरेंट, क्लब, पब और होटलों में भव्य न्यू ईयर सेलिब्रेशन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन इस बार रंग रोशनी के जश्न के बीच सुरक्षा को लेकर प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह सतर्क हैं। सभी दमकल वाहनों को आवश्यक साजो सामान के साथ तैयार कर लिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। हाल ही में गोवा में हुए भीषण नाइट क्लब अग्निकांड के बाद रांची जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने संवेदनशील स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों की सख्त जांच शुरू की है। प्रशासन ने शहर के करीब 100 लाइसेंसी बार और दर्जनों डिस्को क्लबों की सूची तैयार की है, जहां नए साल की रात बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है। अग्निशमन विभाग के अनुसार कई स्थानों पर केवल एक ही निकास द्वार पाया गया है, जो आपात स्थिति में खतरा बढ़ा सकता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को विशेष निगरानी सूची में शामिल किया गया है ताकि संभावित हादसे से पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा सके। रांची के अलावा राज्य के अन्य शहरों जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में भी होटल, बार और क्लबों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की गई है। जहां आवश्यक सुधार नहीं मिले, वहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अग्निशमन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी स्थान पर ओवरक्राउडिंग, शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज जैसी स्थिति दिखे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 101 पर सूचना दे। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता और सावधानी ही आगजनी जैसे हादसों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। वहीं नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान कर उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि किसी अनहोनी की संभावना ना रहे। अब जबकि राज्य भर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा फोकस है। देवघर में नंदी ओवरब्रिज के नीचे कांस्टेबल राजू का शव मिलने से सनसनी। देवघर शहर के नंदन पहाड़ स्थित नंदी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बुधवार सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सुबह शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही देवघर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में जसीडी थाना की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक पूछताछ में आसपास के लोगों से जानकारी ली गई। पूर्व वार्ड पार्षद आशीष पंडित ने बताया कि उन्हें सुबह शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस की शुरुआती जांच में मौत के कारण के तौर पर डूबने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। घटना की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि मृतक की शिनाख्त कांस्टेबल राजू के रूप में हुई है। कांस्टेबल का शव मिलने से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कांस्टेबल राजू इस इलाके में कैसे पहुंचे और किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और परिजनों से पूछताछ जैसी कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। हजारीबाग की उरीमारी में हुई गोलीबारी की राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी। हजारीबाग की उरीमारी में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली है। इस संबंध में गैंग की तरफ से बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उरीमारी में दसाई मांझी के घर पर हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी राहुल दुबे लेता है। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि फोन कॉल को नजरअंदाज करने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। गैंग ने चेतावनी दी है कि अगर अभी भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला है तो अगली बार सीधा खोपड़ी खोल देंगे। जरूरत पड़ी तो गाड़ी पर बम भी फेंकवा देंगे। जितनी जल्दी तुम सिस्टम में आओगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक होगा, नहीं तो हम अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में पहली बार नशा तस्कर की 87 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त। राज्य को नशा मुक्त बनाने के अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने न सिर्फ अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की है, बल्कि पहली बार अवैध कारोबार से अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी की है। चतरा पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के गिद्धौर गांव निवासी राजेश कुमार उर्फ राजेश दांगी की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज और जब्त करने की कार्रवाई की। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अवैध रूप से अफीम के कारोबार से भारी संपत्ति अर्जित की थी।
पुलिस ने रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी गांव स्थित 2.47 डिसमिल जमीन पर बने 3 मंजिला पक्का मकान और गाड़ी गांव में ही 4.33 डिसमिल जमीन पर बने करकट शीट के मकान को सीज कर लिया है। इसके अलावा आरोपी के 5 बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया है। जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 87.92 लाख रुपए आंका गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 86.539 किलोग्राम अफीम, 5.259 किलोग्राम ब्राउन शुगर सहित अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। चतरा जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर 146 अपराध कर्मियों के विरुद्ध निगरानी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया है। नक्सल विरोधी अभियानों के तहत 1.5 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमांडर समेत कुल 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नक्सलियों के 4 प्रमुख समर्थकों की भी गिरफ्तारी की गई है, जबकि 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन अभियानों के दौरान नक्सलियों के पास से 28 हथियार, 2840 जिंदा कारतूस, 2 आईईडी और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। नए साल से पहले धनबाद पुलिस अलर्ट, देर रात तक चला एंटी क्राइम व ट्रैफिक चेकिंग अभियान। नए साल से पहले धनबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसके मद्देनजर पुलिस ने देर रात तक जिले भर में विशेष एंटी क्राइम एवं ट्रैफिक जांच अभियान चलाया, जिसकी कमान खुद वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रभात कुमार ने संभाली। अभियान का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना, असामाजिक व शरारती तत्वों पर नियंत्रण रखना और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना था। अभियान के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। धनबाद स्टेशन रोड सहित अन्य प्रमुख इलाकों में देर रात तक अनावश्यक अड्डेबाजी करने वालों पर भी पुलिस की सख्ती देखने को मिली। एसएसपी प्रभात कुमार ने भी देर रात विभिन्न चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, प्रशिक्षु आईपीएस अंकित सिन्हा, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह सहित कई डीएसपी और थाना प्रभारी सक्रिय रूप से अभियान में जुटे रहे। मौके पर एसएसपी ने कहा कि नववर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए ये विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से अपील की कि पिकनिक और नववर्ष का जश्न उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन गहरे पानी से दूरी बनाए रखें और पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि नववर्ष के आगमन को देखते हुए मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, पिकनिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि आम नागरिक सुरक्षित माहौल में नववर्ष का स्वागत कर सके। झारखंड आकांक्षा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी, 16 जनवरी तक अप्लाई करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने वर्ष 2026 में होने वाली आकांक्षा परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न और अंक वितरण स्पष्ट कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी जैक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह परीक्षा इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। इस आकांक्षा परीक्षा का आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। ऑनलाइन जमा करने की तिथि 30 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी 2026 तक भरा जाएगा। जारी विवरण के अनुसार आकांक्षा परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी और सभी उत्तर ओएमआर शीट पर दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर विषय के लिए कुल 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंजीनियरिंग आकांक्षा परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता परीक्षा मैट शामिल होगी। सभी विषयों में समान रूप से 40-40 अंक निर्धारित हैं। मेडिकल आकांक्षा परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मानसिक योग्यता परीक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी विषयों का पूर्णांक 40-40 अंक होगा। वहीं क्लैट आकांक्षा परीक्षा में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और मानसिक योग्यता परीक्षा शामिल रहेगी। इन सभी विषयों में भी 40 प्रश्न और 40 अंक निर्धारित हैं। यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी और ओएमआर उत्तर पत्रक यानी ओएमआर शीट पर ली जाएगी। प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। मुख्यमंत्री से डीजीपी तदाशा मिश्रा की शिष्टाचार भेंट। कांकी रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति और पदस्थापन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। भेंट के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कामना की।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का राहुल गांधी पर आरोप, कहा विदेश जाते ही देश को करते हैं बदनाम। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की किसी भी योजना या नीति का विरोध देश के अंदर होना चाहिए या फिर विदेश में। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश की आलोचना करने लगते हैं, जो निश्चित तौर पर देश को कमजोर करने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार जब भी बेहतर योजना लाती है तो राहुल गांधी उसकी आलोचना करने में जुट जाते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब सत्ता में थे और उनकी सरकार केंद्र में थी, तब भी राहुल गांधी इसी आदत से मजबूर थे। देश की बात देश के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो देश के अंदर जितनी बात बोलते थे वे देश के बाहर उतना नहीं बोलते थे। केंद्रीय ने आगे बताया कि हम भारतीय हैं और हमें तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें देश के अंदर क्या बोलना है और विदेश में क्या बोलना है। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के माध्यम से 125 दिन रोजगार की गारंटी सरकार दे रही है। किसानों के लिए इस योजना में अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ गांव के लोग ही तय करेंगे कि किस योजना का चयन करना है। केंद्रीय मंत्री ने पूरी योजना का विवरण देते हुए बताया कि इस योजना में काम करने वाले कर्मियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का उद्देश्य हर लोगों को रोजगार से जोड़ना है। केंद्रीय मंत्री ने सांसद खेल महोत्सव का भी उल्लेख किया, कहा कि युवाओं की फिटनेस और खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी सांसदों द्वारा इसका आयोजन किया गया है और 4 तारीख को कोडरमा में खेल महोत्सव का समापन होगा। धनबाद में नए साल में हाईटेक होगा नया समाहरणालय। धनबाद के नए समाहरणालय कलेक्ट्रेट को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। डीसी आदित्य रंजन व एसएसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को पुराने व नए परिसर का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया, ताकि नए साल में आम जनता को एक ही छत के नीचे तमाम आधुनिक सुविधाएं मिल सके। वर्तमान में ट्रेजरी ऑफिस पुराने भवन में ही संचालित हो रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अधिकारियों को फाइलों और कागजात की निकासी के लिए बार बार पुराने दफ्तर जाना पड़ता है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग से फोर्स तैनात करनी पड़ती है, जो बड़ा मैनेजमेंट इशू बना हुआ है। डीसी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ट्रेजरी ऑफिस को जल्द से जल्द नए समाहरणालय में शिफ्ट किया जाएगा। यहां पहले से कहीं बेहतर और उत्कृष्ट सुविधाएं होंगी। फर्नीचर और तकनीकी संसाधनों का आकलन कर लिया गया है, ताकि आम लोगों और कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि नए समाहरणालय परिसर में नए वर्ष से कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की जाएंगी। वाहनों के सुव्यवस्थित ठहराव के लिए बड़ी पार्किंग व्यवस्था व आगंतुकों और कर्मचारियों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण कैंटीन होगी। सभी विभागों के एक ही परिसर में होने से समय की भी बचत होगी। इस दौरान डीसी ने कुपोषण उपचार केंद्र का भी निरीक्षण किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद केंद्र में बच्चों की संख्या और देखभाल संतोषजनक पाई गई। रजिस्टर की जांच के दौरान पाया गया कि नवंबर-दिसंबर में केंद्र अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित रहा है। डीसी ने कहा कि हमारा मूल मकसद है कि धनबाद में कुपोषण की वजह से किसी भी बच्चे का शारीरिक या मानसिक विकास न रुके। 1-2 जनवरी के बाद इस अभियान में और तेजी लाई जाएगी, ताकि जिला पूरी तरह कुपोषण मुक्त बन सके। निरीक्षण के बाद डीसी व एसएसपी ने जिलावासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपील की कि ठंड को देखते हुए सावधानी बरतें और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही जश्न मनाएं। कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण में देरी पर उठे सवाल। पूर्व मध्य रेलवे निर्माण विभाग की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड रेल यूजर एसोसिएशन ने कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना में लगातार हो रही देरी पर सवाल उठाया है। जानकारी के अनुसार 11 जून को कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को बड़े उत्साह के साथ मंजूरी दी गई थी। उस समय कहा गया था कि इस परियोजना से झारखंड के विकास को गति मिलेगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और रेल यातायात सुगम होगा। लेकिन जमीनी हकीकत अब तक इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। झारखंड रेल यूजर एसोसिएशन का कहना है कि परियोजना के पहले चरण कोडरमा कठौतिया सेक्शन के लिए अक्टूबर में टेंडर जारी करने और जनवरी में टेंडर अवार्ड करने का वादा किया गया था। इसके बाद विभाग ने टाइमलाइन बदलते हुए कहा कि टेंडर नवंबर में आएगा और अवार्ड अप्रैल में होगा। फिर एक और दावा किया गया कि टेंडर दिसंबर में जारी किया जाएगा, लेकिन दिसंबर खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक टेंडर जारी नहीं हो सका। साथ ही अब ताज़ा बयान में कहा जा रहा है कि टेंडर 10 जनवरी को जारी किया जाएगा। एसोसिएशन
संगठन का कहना है कि हर महीने केवल तारीखें बदली जा रही हैं, जबकि काम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। अगर सिर्फ टेंडर जारी करने में ही 4 महीने से ज्यादा की देरी हो रही है, तो टेंडर अवार्ड, काम शुरू होने और पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं ये महत्वाकांक्षी परियोजना भी 10 वर्षीय योजना बनकर न रह जाए और जनता केवल घोषणाएं ही सुनती रहे। झारखंड रेल यूजर एसोसिएशन ने स्पष्ट मांग की है कि अब जनता को तारीखें नहीं, बहाने नहीं और सिर्फ प्रेस नोट नहीं चाहिए, बल्कि ठोस काम, जवाबदेही और स्पष्ट व तय टाइमलाइन चाहिए। रांची को मिलेगा नया नाइट लाइफ हब। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर खुलेगा नाइट मार्केट। साल 2025 विदाई की दहलीज पर खड़ा है और नया साल शुरू होने को है। ऐसे में दुनिया भर में लोग न्यू ईयर को लेकर एक्साइटेड हैं और जश्न की तैयारी में व्यस्त हैं। वहीं रांची नगर निगम शहरवासियों को एक नया अनुभव देने जा रहा है। नगर निगम की पहल पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अत्याधुनिक नाइट मार्केट विकसित किया गया है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस नाइट मार्केट को खास तौर पर सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारिवारिक माहौल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नाइट मार्केट के लिए स्टेडियम के बाहरी हिस्से में विशेष प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, ताकि बाजार एक निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सके और ट्रैफिक या अव्यवस्था की समस्या ना हो। रांची नगर निगम का उद्देश्य है कि लोग देर शाम तक बिना किसी परेशानी के यहां आकर समय बिता सके। नाइट मार्केट में सबसे अधिक आकर्षण फूड स्टॉल होंगे। यहां स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड के साथ साथ झारखंडी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्टॉल स्थानीय हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। इससे छोटे दुकानदारों, स्थानीय वेंडर्स और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। नगर निगम इस नाइट मार्केट को विकसित करने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस बजट से प्लेटफॉर्म निर्माण, बेहतर लाइटिंग, बिजली पानी की सुविधा, बैठने के लिए बेंच, साफ सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बाजार को पूरी तरह घेराबंदी के साथ विकसित किया गया है, ताकि नाइट मार्केट निर्धारित सीमा में ही लगे। नाइट मार्केट में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही फूड स्टॉल संचालकों को स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नगर निगम साफ सफाई और हाइजीन पर नियमित निगरानी करेगा। आखिर में नगर निगम का मानना है कि नाइट मार्केट शुरू होने से रांची की शामें जीवंत होंगी और ये स्थान धीरे धीरे शहर की नई पहचान बन सकती है। भविष्य में इसे और विस्तार देने की भी योजना है, ताकि रांची को एक आधुनिक और आकर्षक शहरी स्वरूप मिल सके। गिरिडीह में देर रात मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पहुंचे एसपी अचानक जांचने लगे जेवर दुकानों की सुरक्षा। पिछले कुछ दिनों से अपराधी ज्वेलरी शॉप को लगातार निशाना बनाते आ रहे हैं, जिनमें जामताड़ा में ज्वेलरी शॉप के मालिक की गोली मारकर हत्या करना शामिल है। ऐसी ही घटना धनबाद और गिरिडीह में भी घटित हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार गंभीर दिखे। उन्होंने सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने अपने नए निर्देश में कहा है कि दुकानों के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। ज्वेलरी शॉप मालिक को पुलिस स्टेशन का नंबर उपलब्ध करवाने के अलावा सभी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएं। इस बीच आदेश का अनुपालन कितना हो रहा है, इसकी जानकारी लेने खुद एसपी मैदान में उतर पड़े और 60 किलोमीटर दूर धनवार बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया जिन जगहों पर ज्वेलरी शॉप संचालित होती है। धनवार पहुंचे एसपी ने खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, धनवार थानेदार सत्येंद्र पाल को कई निर्देश दिए। काफी देर तक रुके एसपी ने दुकानों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आने और जाने वालों का चेहरा साफ दिखे। एसपी ने बाइक पेट्रोलिंग को लगातार एक्टिव रखने के निर्देश दिए हैं। एसपी बगोदर पहुंचे, उन्होंने वहां सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी विनय कुमार यादव को सुरक्षा पर खास नजर रखने को कहा। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।